तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने जा रहे हैं जो थोड़ा हैरान करने वाला है, जिसे आर्थिक देशभक्ति या इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म का नाम दिया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इसका रास्ता किसी बड़े बॉर्डर मिशन से नहीं, बल्कि आत्मसंयम यानी खुद पर नियंत्रण रखने से होकर गुजरता है। हम अक्सर देशभक्ति को बड़े बड़े बलिदानों से जोड़कर देखते हैं ना, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की शॉपिंग और खर्च करने की आदतें भी देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का एक बहुत बड़ा टूल बन सकती हैं? आज हम बिल्कुल इसी विचार को गहराई से समझेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे घरेलू फैसले ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब जरा इस विरोधाभास पर गौर कीजिए। स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हालिया बयान है। हम एक ऐसी इकोनॉमी में रह रहे हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जहां लोगों की खरीदने की क्षमता लगातार बढ़ रही है। लेकिन ठीक इसी समय नागरिकों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की जा रही है। थोड़ा अजीब लगता है ना कि आखिर क्यों एक देश जो आर्थिक रूप से इतना आगे बढ़ रहा है, वो अपने ही लोगों से खर्चों पर लगाम लगाने को कह रहा है, खासकर सोने जैसी चीज में निवेश रोकने के लिए। इसके पीछे का असली कारण क्या है, आइए समझते हैं। तो चलिए आर्थिक आत्मसंयम की इस आधुनिक चुनौती और हाल ही में हैदराबाद की एक रैली में की गई अपीलों पर नजर डालते हैं। इस राष्ट्रीय अनुशासन को बनाने के लिए 5 बहुत ही स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। पहला, 1 साल के लिए सोने और गहनों की खरीद को टाल देना। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम, कारपूलिंग और मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना ताकि ईंधन की बचत हो सके। तीसरा, हम जो इंपोर्टेड खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं उसकी खपत को 10% तक कम करना। चौथा, खेतों में रासायनिक उर्वरकों यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को 25 से 50% तक घटाना। और पांचवां, मिडिल क्लास के लिए इंटरनेशनल वेकेशंस को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना। अब देखिए, ये सभी कदम सुनने में बहुत ही साधारण और रोजमर्रा के लगते हैं, लेकिन सच मानिए मैक्रो लेवल पर इनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। अगर हम इसे इतिहास के चश्मे से देखें तो पुराने और आज के संकटों में एक बहुत साफ अंतर दिखाई देता है। याद कीजिए, एक वक्त था जब युद्ध या भारी संकट के समय लोगों से अपना निजी सोना देश को दान करने के लिए कहा जाता था। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। आज आपसे दान नहीं मांगा जा रहा, बस नई खरीद को कुछ समय रोकने के लिए कहा जा रहा है। टारगेट बहुत क्लियर है, हमारी कीमती विदेशी मुद्रा, खासकर अमेरिकी डॉलर, देश से बाहर न जाएं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि समय के साथ आर्थिक देशभक्ति की परिभाषा कैसे पूरी तरह से बदल चुकी है। अब इस मैक्रो मिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और ग्लोबल कारणों पर नजर डालते हैं। आखिर घर में खाने का तेल कम करने या मेट्रो लेने का पूरी दुनिया की इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है? ये चार्ट उस सवाल का जवाब है। 85%। जी हाँ, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, जबकि हमारा अपना उत्पादन सिर्फ 15% है। ज़रा इस स्केल के बारे में सोचिए। चूंकि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं, इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई हलचल होती है तो उसका सीधा और ज़बरदस्त असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और फिलहाल वो हलचल कहाँ हो रही है? मिडिल ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास। इन इलाकों में बढ़ता भौगोलिक तनाव ग्लोबल लेवल पर तेल की सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, जिससे कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। मतलब हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश में हो रहे संघर्ष का सीधा असर इस बात पर पड़ रहा है कि हमें अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये पूरी चेन रिएक्शन काम कैसे करती है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, ग्लोबल टेंशन के कारण कच्चे तेल की कीमतें अचानक से बढ़ जाती हैं। स्टेप 2, अब उसी मात्रा में तेल खरीदने के लिए हमारे देश को पहले से कहीं ज्यादा अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। स्टेप 3, डॉलर्स के इस भारी आउटफ्लो से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व तेजी से कम होने लगता है। और फाइनली स्टेप 4, जब रिजर्व पर दबाव पड़ता है तो रुपया कमजोर हो जाता है और इसका सीधा रिजल्ट होता है देश के अंदर भयानक महंगाई। महंगे इंटरनेशनल तेल का सीधा मतलब है आपके और हमारे लिए लोकल लेवल पर हर चीज का महंगा होना। इस चेन रिएक्शन को समझने के बाद अब बात करते हैं सोने के भारी वजन की। क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी, इसका फर्क समझना बहुत अहम है। 700 से 800 टन। एक बार इस नंबर को प्रोसेस कीजिए। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है और हम हर साल विदेशों से इतनी भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। और यहाँ कैच क्या है?
शादियों और त्योहारों के लिए खरीदे जाने वाले सोने की हर 1 ग्राम का पेमेंट भी उसी अमेरिकन डॉलर में किया जाता है जिसमें हम तेल का पेमेंट करते हैं। और यही वो बिल्कुल सीधा और स्पष्ट लॉजिक है जिस पर ये पूरी अपील टिकी है। देखिए, तेल तो हमारी मजबूरी है, इसके बिना न गाड़ियां चलेंगी न फैक्ट्रियां, पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ शादियों या त्योहारों के लिए सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा जा सकता है। लॉजिक एकदम सिंपल है। सोने जैसी गैर जरूरी चीजों पर जो डॉलर हम खर्च कर रहे हैं, अगर उसे बचा लिया जाए तो हम उन जरूरी चीजों का पेमेंट आसानी से कर पाएंगे जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है, फॉरेक्स रिजर्व। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे देश का इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट मान लें। जैसे हमारे घरों में मुश्किल वक्त के लिए एक इमरजेंसी फंड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही देश विदेशी मुद्राओं, खासकर अमेरिकी डॉलर में ये फंड रखता है ताकि जरूरी चीजों का आयात किया जा सके और इकोनॉमी स्टेबल रहे। प्रधानमंत्री की इस पूरी अपील का इकलौता मकसद इसी सेविंग्स अकाउंट को सुरक्षित रखना है। तो चलिए अब इस आर्थिक अनुशासन के प्रभाव और इसकी व्यापक वास्तविकता का एक निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। जब भी पूरे देश में इस तरह की नीतियां सुझाई जाती हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं। एक तरफ मैक्रो यानी बड़े स्तर के फायदे हैं, तो दूसरी तरफ माइक्रो यानी जमीनी स्तर की चुनौतियां। उदाहरण के लिए, सोने की खरीद रोकने से देश के अरबों डॉलर तो जरूर बचेंगे, लेकिन इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री और वहां काम करने वाले छोटे कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। वर्क फ्रॉम होम से बेशक ईंधन का इंपोर्ट घटेगा, लेकिन हर नौकरी तो घर से नहीं की जा सकती ना। इसी तरह केमिकल फर्टिलाइजर्स कम करने से विदेशी निर्भरता तो कम होगी, लेकिन किसानों के मन में ये डर रहता है कि कहीं इससे उनकी फसल की पैदावार न घट जाए। कुल मिलाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स का गणित तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन कुछ खास सेक्टर्स के लिए ये असली मुश्किलें भी खड़ी करता है। इस पूरी स्थिति में वित्तीय विशेषज्ञों यानी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का नजरिया जानना भी बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि ग्लोबल टेंशन के बावजूद सोने की कीमतें बाजार में काफी स्टेबल रही हैं। इसका साफ मतलब ये है कि सरकार की ये अपील इस बात का कोई सिग्नल नहीं है कि गोल्ड मार्केट क्रैश होने वाला है, बल्कि ये सिर्फ हमारी करेंसी को बचाने के लिए उठाया गया एक प्रिवेंटिव यानी निवारक कदम है। इसे किसी डर या पैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड आर्थिक रणनीति की तरह देखा जाना चाहिए। 700 बिलियन डॉलर, जी हाँ, ये आंकड़ा हमारे मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार का है और ये एक बहुत ही मजबूत और सॉलिड स्थिति को दिखाता है। इसलिए यहाँ ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी किसी खतरे के निशान पर नहीं है। ये 700 बिलियन डॉलर का नंबर हमें पूरी तरह से आश्वस्त करता है कि हमारे फंडामेंटल्स एकदम मजबूत हैं। तो फिर ये सब क्यों? दरअसल ये प्रोएक्टिव होने के बारे में है, यानी हालात बिगड़ने से पहले ही तैयारी कर लेना। स्ट्रक्चरल लेवल पर देखा जाए तो आज की स्थिति 1991 के उस भयंकर वित्तीय संकट से मीलों दूर है, जब हमारे पास मुश्किल से कुछ हफ्तों का ही रिजर्व बचा था। आज हम एक बेहद ताकतवर पोजीशन में हैं और असली गोल बस इस ताकत को आगे भी बनाए रखना है। आज के इस विश्लेषण के अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है तो एक देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की असली ताकत किसके हाथ में होती है? क्या वो सिर्फ बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं, या फिर हम और आप? हमारे रोजमर्रा के घरेलू विकल्प, जैसे हम कैसे ट्रैवल करते हैं, क्या खरीदते हैं या अपनी छुट्टियां कहाँ मनाते हैं, ये सब मिलकर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर एक जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी के इस विशाल खेल में शायद सबसे पावरफुल खिलाड़ी एक आम कंज्यूमर ही है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इन सवालों और आंकड़ों पर विचार जरूर कीजिएगा।